ससुराल की बंद रसोई का रहस्य। पूरे घर में तो झाड़ू लगा लिया, अब बेसमेंट ही बचा है, वहां भी झाड़ू लगा लेती हूँ। रागिनी घबराते हुए जोर से बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और नीचे उतरती है। वो झाड़ू लगा रही होती है, तभी देखती है कि सामने के बंद पड़े कमरे का ताला हिल रहा है। ये देखकर रागिनी और भी ज्यादा घबरा जाती है। राम 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 राम, हे भगवान बचा लो, मम्मी। और रागिनी बेसमेंट से जल्दी से निकलकर ऊपर हॉल में आ जाती है। रागिनी की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां आते हैं। लगता है दीदी ने आज बेसमेंट वाला भूत देख ही लिया। चुप कर बहू, कुछ भी बोलती है। आखिर क्या हुआ, बहू बताएगी। ऐसे क्यों घोड़ी जैसी हाँफ रही है। तुलसी दादी की बात सुनकर रागिनी थोड़ा शांत तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर अब भी साफ दिखाई दे रहा होता है। बेसमेंट का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। पूरा परिवार वहीं हॉल में खड़ा रहता है। दादी सा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो ताला अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। अरे बहू, जब तुमने जोर से दरवाजा खोला होगा तो हवा के दबाव से ताला हिल गया होगा। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में राम नाम जपने लगी। दादी सा, मान लिया हवा से ताला हिल गया होगा, लेकिन आखिर उस कमरे को बंद करके क्यों रखा जाता है और वहां जाने से सबको मना क्यों किया जाता है? शीतल की बात सुनते ही अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सुष्मिता और माधव एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तुलसी दादी का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। बहुओं, जितना कहा जाए उतना ही पूछा करो। अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा दिमाग चलाना इस घर में अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर तुलसी दादी वहां से चली जाती हैं। सुष्मिता भी बहुओं को घूरते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रागिनी और शीतल दोनों घबराई हुई वहीं खड़ी रह जाती हैं। दीदी, आपको नहीं लगता कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है? आखिर बेसमेंट वाले कमरे में ऐसा क्या है जिसे सबसे छुपा कर रखा जाता है? पता नहीं शीतल, लेकिन मैं अब उस बेसमेंट में अकेले कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। उस दिन के बाद दोनों बहुएं पूरे घर का काम तो करती थी, लेकिन बेसमेंट में जाने का नाम तक नहीं लेती थी। जैसे ही कोई बेसमेंट साफ करने को कहता, दोनों कोई ना कोई बहाना बनाकर ऊपर ही रुक जाती थी। रागिनी बहू, नीचे बेसमेंट में पुराना सामान पड़ा है, उसे साफ कर दो। नहीं मम्मी जी, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, शीतल चली जाएगी। नहीं मम्मी जी, मुझे तो ऊपर की छत पर कपड़े सुखाने हैं, मैं नहीं जा पाऊंगी। दोनों बहुओं की हालत देखकर सुष्मिता समझ जाती है कि दोनों बेसमेंट से बहुत डरने लगी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं सुबह से रात तक काम में लगी रहती थी। कभी रसोई। एक दिन सुष्मिता अपने छोटे बेटे राहुल के कमरे में जाती है। राहुल ऑफिस से आकर आराम कर रहा होता है। बेटा राहुल, अब मुझे लगता है कि तेरी भी शादी करवा देनी चाहिए। अरे मम्मी, अभी क्या जल्दी है? जल्दी कैसे नहीं है? देखना, घर इतना बड़ा है, 2 बहुएं सुबह से रात तक काम करती रहती हैं। अगर तीसरी बहू आ जाएगी तो हमारा भी थोड़ा सहारा हो जाएगा, फिर हम भी गंगा नहा लेंगे। अच्छा, तो आपको बहू चाहिए काम करवाने के लिए? अरे नहीं रे, घर में रौनक बढ़ जाएगी, तेरी जिंदगी भी बस जाएगी। अरे माँ ठीक कह रही है, अब हमें भी तेरी शादी की चिंता होने लगी है। अरे ठीक है, अगर आप सबको लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल के हाँ कहते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से कई लड़कियों की तस्वीरें आती हैं। मम्मी, ये वाली लड़की कितनी सुंदर है। अरे दीदी, भैया की शादी है या आपकी? इतनी खुशी तो आप अपनी शादी में भी नहीं दिखाओगी। नहीं, ये लड़की ठीक नहीं लग रही, कुछ और दिखाओ। तभी सुष्मिता के हाथ में एक दूसरी तस्वीर आती है। तस्वीर में तन्वी मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई दे रही होती है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत प्यारी है, कितनी भोली लग रही है। हाँ, और संस्कारी भी लग रही है। मुझे भी ठीक लग रही है। इसके बाद पूरा परिवार तन्वी को देखने उसके घर जाता है। तन्वी साड़ी पहनकर सबके सामने चाय लेकर आती है। उसके संस्कार और सादगी देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। नमस्ते। खुश रहो बेटी। आपको खाना बनाना आता है? जी, बहुत अच्छा बनाती हूँ। मम्मी कहती है मेरे हाथों में स्वाद है। बस भैया, अब तो आपकी जिंदगी सेट है। सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद राहुल और तन्वी का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद तन्वी की विदाई होती है। बैंड बाजे के साथ दुल्हन बनकर तन्वी अपने ससुराल पहुंचती है। जैसे ही हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुलता है, इतना बड़ा घर देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी और शीतल उदास चेहरों के साथ तन्वी को देख रही होती हैं। दोनों के मन में एक ही बात चल रही होती है। जैसे हमारी जिंदगी यहाँ आकर बदल गई, अब इसकी भी बदलने वाली है। काश इसे पहले ही सब सच पता चल जाए।
लेकिन तन्वी बहुत चंचल स्वभाव की होती है। वो तुरंत दोनों के पास चली जाती है। क्या हुआ दीदी, आप लोग खुश नहीं हो क्या मेरे आने से? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। हमने तो तुम्हारे लिए डांस भी तैयार किया है। सच में? फिर जल्दी दिखाइए ना। उसके बाद घर में गाना बजता है और दोनों बहुएं नाचने लगती हैं। पूरा परिवार तालियां बजाकर उनका डांस देखता है। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, अब तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। डांस के बाद घर की सभी औरतें नई बहू तन्वी को घर के अंदर लेकर आती हैं। दरवाजे पर कलश रखा होता है। सुष्मिता आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा होता है। पड़ोस की औरतें भी खड़ी होकर नई बहू को देख रही होती हैं। लो बहू, अब इस घर में अपना पहला कदम रखो, हमेशा खुशियां लेकर आना। जी मम्मी जी। तन्वी धीरे से कलश को पैर से गिराती है और लाल रंग से भरी थाली में पैर रखकर अंदर आती है। घर में उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अरे वाह सुष्मिता, तुम्हारी नई बहू तो बहुत सुंदर और संस्कारी है, और देखो कितनी मासूम भी लग रही। भगवान करे हमेशा खुश रहे। तन्वी सबके पैर छूती है। दादी सास तुलसी उसके सिर पर हाथ रखती हैं, लेकिन तभी उनकी नजर कुछ पल के लिए बेसमेंट की तरफ चली जाती है। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। हे भगवान, इस बहू को उस रसोई की सच्चाई से दूर ही रखना। अगले दिन सुबह सुबह पूरे घर में हलचल मची होती है। आज तन्वी की पहली रसोई थी। सभी लोग उत्साहित थे। तन्वी भी जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। तभी सुष्मिता उसके कमरे में आती है। तन्वी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज पूरे घर के लिए खाना तुम्हें ही बनाना है। जी मम्मी जी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। इतना कहकर सुष्मिता वहां से चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि रसोई आखिर है कहाँ। तन्वी पूरे घर में इधर उधर देखने लगती है। कभी एक कमरे में झांकती, कभी दूसरे में। तभी उसे सामने से रागिनी और शीतल आते हुए दिखाई देते हैं। दीदी, मैं रसोई ढूंढ रही हूँ। मम्मी जी ने बताया ही नहीं कि किचन कहाँ है। अच्छा, तो तुम्हें रसोई ढूंढनी है? लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हें पुरानी वाली रसोई चाहिए या नई वाली? अरे दीदी, रसोई भी दो दो है क्या? कोई सी भी चलेगी दीदी, बस खाना बनाना है। शीतल और रागिनी एक दूसरे को देखकर धीरे से मुस्कुराने लगती हैं। दोनों नई बहू के मजे लेने की सोचती हैं। चलो तन्वी, हम तुम्हें पुरानी वाली रसोई दिखाते हैं। वहाँ खाना बनाने का मजा ही अलग है। हाँ, वहाँ का स्वाद तो पूरे घर में मशहूर है। दोनों बहुएं तन्वी को लेकर बेसमेंट की तरफ जाने लगती हैं। जैसे वो सीढ़ियों के पास पहुंचती हैं, तभी पीछे से तुलसी दादी की तेज आवाज आती है। रुक जाओ तुम तीनों। तीनों डरकर पीछे मुड़ती हैं। दादी गुस्से से उन्हें घूर रही होती हैं। रागिनी, शीतल, तुम दोनों फिर वही हरकत कर रही हो। नई बहू को वहाँ क्यों लेकर जा रही थी? दादी साहब, वो हम तो बस मजाक कर रहे थे। हाँ दादी साहब, हम सच में नीचे नहीं ले जा रहे थे। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने उस पुरानी रसोई का नाम भी लिया, समझी तुम दोनों? इसके बाद तुलसी दादी खुद तन्वी को ऊपर दूसरी मंजिल पर बनी नई रसोई में लेकर जाती हैं। नई रसोई बहुत ही सुंदर और मॉडर्न होती है। वहां बड़े बड़े फ्रिज, चमचमाते बर्तन, माइक्रोवेव और सारी आधुनिक चीजें रखी होती हैं। तन्वी ये सब देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर रसोई, यहाँ तो खाना बनाने में बहुत मजा आएगा। हाँ बहू, अब यही घर की रसोई है, तुम यही काम किया करो। तन्वी पूरे मन से खाना बनाने लगती है। वो पूड़ी, पनीर, दाल, हलवा और कई तरह के पकवान बनाती है। पूरे घर में खाने की खुशबू फैल जाती है। वाह भाभी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ गया। भाभी, अगर खाना अच्छा हुआ ना तो मैं रोज आपकी तारीफ करूंगा। अच्छा जी, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो? तब भी तारीफ करूंगा, क्योंकि आप नई भाभी हो। सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतने दिनों बाद ऐसा स्वाद मिला है। मैंने कहा था ना, लड़की बहुत गुणवान है। तभी शीतल और रागिनी फिर से तन्वी के मजे लेने लगती है। अच्छा हुआ दादी सा ने समय पर पकड़ लिया, नहीं तो आज तन्वी पहली बार पुरानी वाली रसोई में चली जाती। हाँ, फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। उनकी बात सुनकर तन्वी हैरान हो जाती है। आखिर उस पुरानी रसोई में ऐसा क्या है? सब लोग वहाँ जाने से इतना डरते क्यों हैं? अरे ऐसे ही बहू। वो कुछ नहीं है, तुम मत घबराओ। तभी तुलसी दादी बीच में बोल पड़ती हैं। नई बहू हो, अपने काम से काम रखा करो। ज्यादा यहाँ वहाँ करने की कोशिश मत करो। जो जरूरी होगा वो समय आने पर खुद पता चल जाएगा। तन्वी
चुप तो हो जाती है लेकिन उसके मन में हलचल मच जाती है। वो बार बार उसी पुरानी रसोई के बारे में सोचने लगती है। रात को अपने कमरे में भी तन्वी बेचैन बैठी होती है। राहुल कपड़े बदल रहा होता है। राहुल जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये पुरानी रसोई का क्या राज है? सब लोग उसका नाम सुनकर इतना डर क्यों जाते हैं? तन्वी, कुछ बातें न जानो तो ही अच्छा होता है। लेकिन आखिर क्यों? मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे जानने का हक है। मैंने कहा ना, कुछ नहीं है वहां। बेकार में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप सो जाओ। राहुल करवट लेकर सो जाता है लेकिन तन्वी की आंखों में नींद नहीं होती। उसके दिमाग में बस वही बंद रसोई घूम रही होती है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा घर सो रहा होता है और दबे पांव बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से तुलसी दादी की आवाज आती है। वहाँ क्यों जा रही हो बहू? तन्वी डर कर रुक जाती है। वो दादी साहब, मैं तो बस ऐसे ही नीचे जा रही थी। याद रखना, उस जगह से जितना दूर रहोगी उतना अच्छा रहेगा। चलो ऊपर जाओ। तन्वी चुपचाप वापस ऊपर चली जाती है लेकिन अब उसकी उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे तन्वी भी अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगती है। वो सबका ख्याल रखती है, घर के काम करती है और सबके साथ हंसती बोलती रहती है। एक दिन घर के सभी लोग मंदिर गए हुए थे। घर में सिर्फ तीनों बहुएं होती हैं। मौका देखकर तन्वी चुपके से बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। आज तो पता लगा कर ही रहूंगी, आखिर उस रसोई में ऐसा क्या छुपा है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। नीचे बहुत अंधेरा होता है। दीवारों पर जाले लगे होते हैं। हवा की आवाज से डरावना माहौल बन रहा होता है। तभी तन्वी की नजर सामने पड़े एक पुराने दरवाजे पर जाती है जिस पर बड़ा सा ताला लगा होता है। यही होगी वो पुरानी रसोई। तभी ऊपर से बेसमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की ईको गूंजने लगती है। ठक ठक ठक। आवाज सुनकर तन्वी डर जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागती है। तभी सामने सुष्मिता खड़ी दिखाई देती है। तन्वी, तुम नीचे क्या कर रही थी? मम्मी जी, वो मैं तो बस ऐसे। आज के बाद बेसमेंट के आसपास भी दिखाई मत देना, समझी? तन्वी डरकर ऊपर चली जाती है। एक दिन तीनों बहुएं कमरे में बैठी बातें कर रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक तन्वी फिर वही सवाल पूछ लेती है। दीदी, आखिर उस रसोई के पीछे ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से घर वाले हमें वहां नहीं जाने देते? सच कहूं तन्वी, हमें भी पूरा सच नहीं पता, लेकिन दादी सा जरूर सब जानती हैं। तभी वहां तुलसी दादी आ जाती है। उनकी बातें सुनकर वो कुछ पल चुप रहती हैं, फिर गहरी सांस लेकर बैठ जाती हैं। आज तुम लोगों को सच जान ही लेना चाहिए। सालों पहले की बात है। वही पुराना घर, वही बेसमेंट वाली रसोई। उस समय घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था। तुलसी दादी की छोटी बहू पल्लवी बहुत हंसमुख और मेहनती थी। माँ जी, आज मैं पूरे परिवार के लिए खीर बनाऊंगी। खुश रहो बहू, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। पल्लवी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी गलती से मिट्टी के तेल का डिब्बा गिर जाता है। तेल पूरे फर्श पर फैल जाता है और अचानक चूल्हे की आग भड़क उठती है। बचाओ बचाओ, आग लग गई। कुछ ही सेकंड्स में पूरी रसोई आग की लपटों में गिर जाती है। पल्लवी अंदर फंस जाती है। वो चीखती रहती है लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता। माँ जी, बचा लीजिए मुझे। पूरा परिवार दौड़ कर आता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पल्लवी उसी रसोई में जलकर मर जाती है। उस दिन के बाद से हमने उस रसोई को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कई बार रात में वहां से आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे पल्लवी आज भी वहीं भटक रही हो। हे भगवान, मतलब सच में वहां आत्मा है? इसीलिए हम किसी को वहां नहीं जाने देते। हम नहीं चाहते इस घर में फिर कोई अनहोनी हो। दादी साहब, अब हम कभी बेसमेंट में नहीं जाएंगे। तीनों बहुएं डर के एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। बाहर बिजली कड़कती है और पूरा माहौल और भी डरावना हो जाता है। पल्लवी की मौत की सच्चाई जानने के बाद तीनों बहुएं बहुत ज्यादा डर चुकी होती हैं। रात होते ही पूरा घर उन्हें डरावना लगने लगता है। बेसमेंट की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं होती थी। अगले दिन रात का समय होता है। पूरा घर सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है। तभी अचानक छम 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 पायल की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। असल में छोटी नंद ऋचा शरारत कर रही होती है। उसने पैरों में भारी पायल पहन रखी होती है और वो धीरे धीरे तीनों बहुओं के कमरे के बाहर घूम रही होती है। ये कैसी आवाज? इतनी रात को कौन घूम रहा है? तन्वी की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। उसके पूरे शरीर में कंपकपी छूटने लगती है। पायल की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगती है। छम छम छम। हे भगवान, कहीं ये वही पल्लवी चाची की आत्मा तो नहीं? तभी डर के मारे अपने बिस्तर पर बैठ जाती है तन्वी। ऋचा फटाक से भागकर छत पर चली जाती है। वहां जाकर वो जानबूझकर जोर जोर से चलने लगती है ताकि पायल की आवाज और दूर तक जाए।
बगल वाली छत पर पड़ोसन कमला गर्मी की वजह से सो रही होती हैं। अचानक पायल की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो आधी नींद में सामने देखती है तो उसे सफेद कपड़ों में एक साया छत पर घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये कौन घूम रहा है छत पर? कहीं भूत प्रेत तो नहीं? कमला डर के मारे तुरंत अपनी चादर सिर पर डाल लेती है। उधर ऋचा जल्दी से नीचे भागती है, अपने कमरे में जाकर पायल उतारती है और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह तीनों बहुएं बहुत डरी हुई बैठी होती हैं। उनके चेहरों पर रात का डर साफ दिखाई दे रहा होता है। मम्मी जी, कल रात मैंने साफ साफ पायल की आवाज सुनी थी। कोई हमारे कमरे के बाहर घूम रहा था। हाँ मम्मी जी, मुझे भी लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो, और रात भर मेरे कमरे की खिड़की अपने आप हिल रही थी। लेकिन उनकी बातें सुनकर घर वाले हंसने लगते हैं। अरे भाभी, आप लोग भी ना हॉरर कहानी सुनकर खुद ही डर गई हो। अरे हाँ तन्वी, तुम्हें वहम हुआ होगा। रात में ज्यादा डरोगे तो दिमाग खुद ही आवाजें सुनने लगता है। लेकिन कोने में बैठा शिवम धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब ऋचा की शरारत थी। अगली रात शिवम खुद भी मजे लेने का सोचता है। वो एक सफेद चादर ओढ़ लेता है और आधी रात को धीरे धीरे घर में घूमने लगता है। उसी समय रागिनी पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। तभी सामने सफेद साया देखकर उसकी चीख निकल जाती है। भूत! शिवम तुरंत भागकर अंधेरे में छुप जाता है। रागिनी डर के मारे कांपने लगती है। पूरा परिवार बाहर आ जाता है। क्या हुआ बहू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, सफेद कपड़ों में कोई घर में घूम रहा था। अरे फिर वही शुरू हो गई तुम्हारी भूतों वाली बातें। अरे भाभी, कहीं सपना तो नहीं देख लिया आपने? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में देखा था। बस करो बहू, हर बात में भूत प्रेत मत ढूंढा करो। कोई भी रागिनी की बात पर भरोसा नहीं करता। वो बेचारा डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाती। धीरे धीरे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। दिन में घर के ऊपर वाले कमरों में बहुत उमस रहती थी। पंखे भी गर्म हवा देने लगते थे। एक दिन सुष्मिता परेशान होकर तीनों बहुओं को बुलाती है। अरे बहुओं, ऊपर तो बहुत गर्मी हो रही है, तुम लोग नीचे बेसमेंट में खटिया लगाकर बैठ जाओ, वहां ठंडक रहेगी। बेसमेंट में? मम्मी जी, वहाँ तो। अरे तीनों साथ रहोगी तो डर कैसा? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मजबूरी में तीनों बहुएं नीचे बेसमेंट में जाती हैं। वो वहां साफ सफाई करती हैं और खटिया लगाकर बैठ जाती हैं। पता नहीं क्यों यहाँ आते ही मुझे अजीब सा डर लगने लगता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। उधर ऊपर शिवम और ऋचा दोनों मिलकर नई शरारत करने का प्लान बना रहे होते हैं। दोनों ढेर सारी सूखी पत्तियां लेकर सीढ़ियों पर डाल देते हैं, फिर ब्लोअर चलाने लगते हैं। तेज हवा से सारी सूखी पत्तियां उड़ती हुई बेसमेंट में जाने लगती हैं। अंधेरे में वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कोई चीज हवा में उड़ रही हो। सरररररर सरररररर। ये क्या उड़ रहा है? हे भगवान, भूत! भागो यहाँ से। तीनों बहुएं डर के मारे बेसमेंट से भागकर ऊपर आ जाती हैं। ऊपर आकर उनकी सांस फूल जाती है। अरे भाभी, नीचे क्या हो गया? वहाँ कुछ उड़ रहा था, जैसे कोई साया। हे भगवान, सच में? दोनों भाई बहन अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं, लेकिन किसी को उनकी शरारत का पता नहीं चलता। एक दिन दोपहर में मजबूरी में रागिनी को बेसमेंट में सफाई करने जाना पड़ता है। पूरा घर ऊपर होता है। रागिनी डरते डरते नीचे झाड़ू लगाने लगती है। तभी ऊपर छुपी ऋचा अपने मोबाइल में डरावनी हॉरर आवाज चला देती है। मुझे मत छोड़ कर जाओ। कौन है वहां? मैं वापस आ गई हूँ। रागिनी झाड़ू फेंककर ऊपर भागती है। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका होता है। अब क्या हुआ? मम्मी जी, नीचे किसी औरत की आवाज आ रही थी। वो कह रही थी कि वो वापस आ गई है। सब लोग फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब तीनों बहुओं का डर पहले से कई गुना बढ़ चुका होता है। धीरे धीरे ऋचा और शिवम की शरारतें बढ़ती जाती हैं। कभी ऋचा काली साड़ी पहनकर रात में घूमती, तो कभी सफेद साड़ी पहनकर घुंघरू और पायल बांधकर छत पर चलती रहती। छम छम छम। रात के अंधेरे में उसकी परछाई देखकर तीनों बहुओं की हालत खराब हो जाती थी। दीदी, मुझे तो अब रात में बाथरूम जाने में भी डर लगता है। मुझे लगता है सच में उस घर में कोई आत्मा है, वरना रोज इतनी अजीब चीजें कैसे हो सकती हैं? और सबसे बड़ी बात, घर वाले हमारी बात पर भरोसा भी नहीं करते। धीरे धीरे तीनों बहुएं इतनी डर जाती हैं कि रात को अपने अपने पतियों से चिपक कर सोने लगती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, आज आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अरे पगली, मैं यही हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज फिर पायल की आवाज आई ना, तो मैं बेहोश हो जाऊंगी।
अरे तुम लोग भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो। मुझे तो अब लगता है वो आत्मा सच में घर में घूमती है। अच्छा बस अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। हालांकि उनके पति ऊपर से मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी थोड़ा डरने लगे थे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों बहुएं घर के अंदर कम और बाहर ज्यादा समय बिताने लगी थी। कभी तीनों घंटों तक पड़ोस में बैठी रहती, कभी बाजार जाने का बहाना बना लेती। मम्मी जी, आज सब्जी ही नहीं मिल रही थी, बहुत दूर जाकर लानी पड़ी, इसीलिए देर हो गई। इतनी देर? हाँ मम्मी जी, वहाँ बहुत भीड़ भी थी। एक दिन शीतल राशन लाने के बहाने पूरा दिन बाहर रहती है। शाम को थकी हुई बनकर घर आती है। अरे मम्मी जी, राशन इतना भारी था कि लाने में पूरा दिन लग गया, ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। पूरा दिन? हाँ पिताजी, मेरी तो कमर ही टूट गई। एक दिन रागिनी शॉपिंग के बहाने बाहर रहती है, तो कभी तन्वी पार्लर जाने का बहाना बनाकर देर से घर लौटती है। मम्मी जी, इतनी गर्मी में घर में दम घुटता है, इसीलिए थोड़ा बाहर घूम आई। और मैं पार्लर गई थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई। धीरे धीरे तीनों बहुओं के मन में डर पूरी तरह घर कर चुका होता है। अब तो रात होते ही उनके चेहरे उतर जाते थे। घर का हर कोना उन्हें डरावना लगने लगा था। बेसमेंट का नाम सुनते ही तीनों की हालत खराब हो जाती थी। एक दिन अचानक घर का बड़ा दरवाजा खुलता है और माधव, राहुल, करण और रौनक बहुत उदास चेहरे के साथ घर के अंदर आते हैं। उनके कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त होते हैं और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। अरे क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? माधव बेटा, आखिर बात क्या है? तुम सबके चेहरे ऐसे क्यों उतर गए हैं? चारों आदमी चुपचाप सोफे पर बैठ जाते हैं। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है। घर का माहौल अचानक बहुत भारी हो जाता है। दादी साहब, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारी शुगर मिल में आग लग गई। देखते ही देखते सारी मशीनें जलकर राख हो गई और आग इतनी भड़क गई कि बगल वाली कपड़ा फैक्ट्री तक पहुंच गई। वहां भी सब कुछ जल गया। हे भगवान! करोड़ों का नुकसान हो गया है, करोड़ों का। जो कुछ सालों में कमाया था सब एक ही दिन में खत्म हो गया। ये सुनकर पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। तीनों बहुएं भी डरकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। इतना बड़ा नुकसान? अब क्या होगा? फैक्ट्री दोबारा कैसे शुरू होगी? इंश्योरेंस तो मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ 50 से 70% तक ही मिलेगा, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमें बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला हुआ है। अगर फैक्ट्री जल्दी शुरू नहीं हुई तो वो ऑर्डर भी हाथ से चला जाएगा। अगर ऑर्डर चला गया तो हमारी कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। घर के सभी आदमी बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं। तुलसी दादी भी गहरी सोच में डूब जाती हैं। फिर अब क्या सोच रहे हो तुम लोग? माँ, शायद अब हमें बैंक से बड़ा लोन लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन इतना बड़ा लोन चुकाना भी आसान नहीं होगा। तुलसी दादी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर अचानक उनकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उठती हैं। नहीं, अभी लोन लेने की जरूरत नहीं है। माँ जी, फिर और क्या रास्ता है? मेरे साथ नीचे चलो। आज समय आ गया है कि तुम सबको उस रहस्य के बारे में पता चल जाए। इतना कहकर तुलसी दादी अपने कमरे में जाती हैं और अलमारी के अंदर छुपी एक पुरानी चाबी निकालती हैं। चाबी काफी पुरानी और भारी होती है। तीनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दादी उन्हें उसी रहस्यमयी पुरानी रसोई में ले जाने वाली हैं। क्या आज सच में उस रसोई का राज पता चलेगा? मुझे तो अभी से डर लग रहा है, कहीं सच में वहां आत्मा हुई तो। तुलसी दादी धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगती हैं। पूरा परिवार उनके पीछे चलता है। बेसमेंट में पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगती है। तीनों बहुओं की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दादी उस पुराने बंद कमरे के सामने रुकती हैं, फिर कांपते हाथों से चाबी ताले में डालती हैं। खटाक! सालों पुराना ताला खुल जाता है। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा होता है। हे भगवान! तुलसी दादी अंदर जाती हैं। वहां हर चीज सफेद चादरों से ढकी होती है। वो धीरे धीरे एक एक चादर हटाने लगती हैं। जैसे ही चादर हटती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चम 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 चम, पूरा कमरा सोने की चमक से जगमगा उठता है। वहां बड़े बड़े डिब्बों में सोना भरा होता है। रसोई के बर्तन तक सोने के होते हैं। दीवारों पर सोने की परत चमक रही होती है। हे भगवान, इतना सारा सोना! मैं सपना तो नहीं देख रही। ये पूरी रसोई सोने की है। माधव, राहुल, करण और रौनक भी हैरानी से सब देखने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। दादी साहब, ये सब? तुलसी दादी एक बड़ा डिब्बा उठाती हैं जिसमें ढेर सारी सोने की ईंटें रखी होती हैं। वो उसे माधव के हाथ में दे देती हैं। लो बेटा, इससे फैक्ट्री दोबारा शुरू कर दो। माँ, आपने इतने सालों तक ये सब छुपा कर रखा।
लेकिन माँ जी, वो पल्लवी चाची और आत्मा वाली कहानी। तीनों बहुएं भी दादी को हैरानी से देखने लगती हैं। दादी सा, क्या वो सब झूठ था? मतलब यहाँ कोई आत्मा नहीं भटकती? आपने तो हमें डरा कर आधा पागल कर दिया था। तुलसी दादी हल्का सा मुस्कुराती हैं और फिर धीरे धीरे बैठ जाती हैं। हाँ बहुओं, वो कहानी झूठ थी, लेकिन उस झूठ के पीछे बहुत बड़ा कारण था। वो आजादी के समय की बात होती है। उस समय अंग्रेजों का राज था। हमारा परिवार बहुत बड़ा खानदानी परिवार हुआ करता था। बड़ी हवेली, नौकर चाकर, खेत, दुकानें, सब कुछ था उनके पास। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। जहां भी अमीर परिवार दिखाई देता, अंग्रेज उनका सामान छीन लेते थे। ऊपर से चोर डकैतों का डर भी बढ़ गया था। एक दिन मेरे ससुर जी परिवार के साथ बैठे होते हैं। अरे, अगर हमने कुछ जल्दी नहीं किया तो अंग्रेज हमारा सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। फिर अब क्या करेंगे जी? हमें अपनी सारी दौलत छुपानी पड़ेगी, ऐसी जगह जहां किसी को शक भी ना हो। उसके बाद उन्होंने अपनी जमीनें, दुकानें और बाकी संपत्ति धीरे धीरे बेचनी शुरू कर दी, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया। अरे ठाकुर साहब, आप अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं? क्यों, क्या करें भाई, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया। अब तो हालत खराब हो चुकी है। धीरे धीरे उन्होंने सारी दौलत को सोने में बदलना शुरू कर दिया। बड़े बड़े डिब्बों में सोना भरवाया गया। पैसा कोई भी चुरा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ सोने में बदल कर छुपा दिया जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा सुरक्षित रहेगी। उसके बाद उन्होंने हवेली के बेसमेंट में गुप्त रूप से एक रसोई बनवाई। बाहर से दिखने में वो बिल्कुल साधारण रसोई लगती थी, लेकिन अंदर पूरी तरह सोना छुपाया गया था। अरे ठाकुर साहब, इतनी गुप्त जगह पर रसोई क्यों बनवा रहे हैं? जितना कहा जाए उतना ही काम करो, ज्यादा सवाल मत पूछा करो। रसोई बनने के बाद उन्होंने वहां बड़ा ताला लगा दिया और पूरे गांव में खबर फैला दी कि उनका परिवार अब गरीब हो चुका है। अरे भाई, ठाकुर साहब तो पूरी तरह बर्बाद हो गए, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। यही कारण था कि वो ना चोर उनके घर आते थे और ना अंग्रेजों को उन पर शक होता था। उसी दिन से ये रहस्य सिर्फ घर के बड़े लोगों तक ही सीमित रहा, ताकि कोई बाहर वाला इस सोने के बारे में ना जान सके। माँ, आपने आज हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। अगर ये सोना नहीं होता तो शायद हम सब खत्म हो जाते। दादी साहब ने तो हमें सच में डरा ही दिया था। हम तो सच में आत्मा समझ बैठे थे, और ऊपर से ऋचा और शिवम की शरारतों ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। इतना सुनते ही ऋचा और शिवम धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। वो, हम तो बस थोड़ा मजाक कर रहे थे। लेकिन भाभियां तो सच में बहुत डर गई थी। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों की शरारत थी? रुको, आज तुम दोनों की खबर लेते हैं। पूरा परिवार हंसने लगता है। इतने दिनों बाद घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। लेकिन याद रखना, ये राज सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही रहना चाहिए। अगर बाहर किसी को पता चला तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। जी, ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। जी, ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। कुछ दिनों बाद, अरे दीदी, याद है पहले हम इसी बेसमेंट में आने से डरते थे, और अब देखो यहीं बैठकर आम खा रहे हैं। सच में मुझे तो अब अपनी हरकतों पर हंसी आती है। मैं तो सूखी पत्तियां देखकर भाग गई थी, और मैं मोबाइल की हॉरर आवाज सुनकर बेहोश होने वाली थी। तीनों बहुएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी पीछे से ऋचा और शिवम आते हैं। दोनों धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई पकड़ न ले। रुको तुम दोनों, आज इतनी आसानी से नहीं बचने वाले। भाभी, अब हमने क्या किया? क्या किया? रात रात भर भूत बनकर हमें डराते थे ना, आज हिसाब बराबर होगा। अरे भाभी, वो तो बस थोड़ा सा मजाक था। अच्छा, तो तुम्हारे लिए मजाक था और हमारी जान निकल रही थी। तीनों बहुएं मिलकर ऋचा और शिवम की अच्छी खैर लेती हैं। कभी उन्हें बेसमेंट साफ करवाती, कभी ढेर सारे बर्तन धुलवाती, तो कभी बाजार से भारी सामान उठवाती। दादी साहब, देखिए ना, भाभी हमसे नौकरों जैसा काम करवा रही हैं। बिल्कुल सही कर रही हैं। जितना डराया है ना तुम दोनों ने, उतनी सजा तो बनती है। अब पता चलेगा भूत बनने का नतीजा। पूरा घर हंसी मजाक से गूंजने लगता है। अब घर में पहले जैसी उदासी और डर नहीं रह गया था। उधर फैक्ट्री दोबारा शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा होता है। सोने की मदद से नई मशीनें खरीदी जाती हैं। मजदूर फिर से काम पर लग जाते हैं। राहुल, करण और रौनक दिन रात मेहनत करने लगते हैं। माँ, आपकी दूर की सोच ने आज हमारा सब कुछ बचा लिया, वरना हम सड़क पर आ जाते। परिवार हमेशा एकता से चलता बेटा। मुश्किल समय में घर का साथ ही सबसे बड़ा सहारा बनता है।
कुछ ही दिनों में शुगर मिल और कपड़ा फैक्ट्री फिर से तैयार हो जाती है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फैक्ट्री के उद्घाटन वाले दिन पूरा परिवार नई कपड़े पहनकर वहां पहुंचता है। फैक्ट्री को फूलों और लाइटों से सजाया गया होता है। मजदूर भी बहुत खुश होते हैं। तन्वी, ये सब तुम्हारी और पूरे परिवार की दुआओं का असर है। नहीं, ये दादी सा की समझदारी और पूरे परिवार की मेहनत का फल है। तुलसी दादी नारियल फोड़ती हैं और फीता काटकर फैक्ट्री का उद्घाटन करती हैं। सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अरे माधव जी की जय हो। अब तो हमारी फैक्ट्री पहले से भी ज्यादा चलेगी। और अब मैं रात में भूत नहीं बनूंगी, वरना भाभियां फिर पकड़ लेंगी। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, अब अगर पायल की आवाज आई ना तो सबसे पहले हम तुम्हें ही पकड़ेंगे और इस बार सीधे बेसमेंट में बंद कर देंगे। पूरा परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। बहुओं के मन से डर खत्म हो चुका था और अब वही रहस्यमयी बेसमेंट उनके आराम और हंसी मजाक की जगह बन चुका था। धीरे धीरे फैक्ट्री फिर से मुनाफा कमाने लगती है और पूरा परिवार पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।